हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम जो आपका क्लास है 12th, उसका सब्जेक्ट जो फिजिक्स है उसके हम लास्ट ईयर यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, उसका थ्योरी का पेपर हम देखेंगे कि आपका जो थ्योरी का एग्जाम होता है, जो आपका बोर्ड का एग्जाम होता है, उसमें किस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले जो आपका पेपर होता है, ठीक है, उसमें कुछ आपको निर्देश दिए रहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपको 3 घंटे का समय प्राप्त होता है, यानी 3 घंटे में आपको इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है और आपका जो पूर्णांक है यानी मैक्सिमम मार्क्स, वो 70 मार्क्स का आपका पेपर होता है। अब इसमें कुछ आपके निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि आपका जो प्रश्न पत्र है, ठीक है, आपका जो प्रश्न पत्र है उसमें 28 प्रश्न है और ये सारे के सारे प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट, आपका जो प्रश्न की संख्या है 1 से 8 तक जो है, ये जो खंड है इसमें आपके पास बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस आपके पास क्वेश्चन होंगे। यानी आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, कुछ विकल्प दिए जाएंगे और उनमें से आपको सही उत्तर जो है छांटना है और आपको इसको फिर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और हर एक जो प्रश्न है इस खंड का, जो कि 1 से 8 का जो खंड है, ये 1 मार्क्स का या 1 अंक का जो है आपका हर एक प्रश्न हो। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं 2 से 7, जो प्रश्न 2 से 7 है, इनकी अगर हम बात करें तो ये आपके 1 अंक के प्रश्न होंगे, यानी 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। वहीं 8 से 17 तक के जो क्वेश्चन हैं वो आपके 2 मार्क्स के यानी 2 अंक के प्रश्न हैं। और 18 से 25 जो क्वेश्चन है, 18 से 25 तक के यानी प्रश्न संख्या 18 से 25, ये आपके 3 अंक के यानी 3 मार्क्स के क्वेश्चन हो। वहीं अगर हम 26 से 28 तक के क्वेश्चनों की बात करें, यानी प्रश्न संख्या 26 से 28 की बात करें, तो ये आपके 4 अंकों के प्रश्न हैं। तो जिस हिसाब से आपको इसमें जो है क्वेश्चन के मार्क्स आपको दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने क्वेश्चंस को आंसर करना है। अब आपका जो 4th पॉइंट है वो ये है, आपका जो प्रश्न पत्र है यानी जो आपका क्वेश्चन पेपर है, जो आपका प्रश्न पत्र है में समग्र में कोई विकल्प नहीं है, तथापि 2 अंक वाले 2 प्रश्नों, 3 अंकों वाले 3 प्रश्नों में और 4 अंकों वाले सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प प्रदान किए गए हैं। यानी जो आपका क्वेश्चन पेपर है इसमें आपको जो है वैसे कोई भी विकल्प नहीं दिख रहा होगा, लेकिन दो अंक के यानी 2 मार्क्स के जो 2 क्वेश्चन हैं, 2 प्रश्न हैं, उनमें 3 अंक के 3 प्रश्नों में और 4 अंक के जो प्रश्न हैं उनमें आपको आंतरिक विकल्प यानी इंटरनल ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। यानी जैसे क्वेश्चन नंबर आपके जो 3 मार्क्स के हैं, जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 19 है सपोज, ठीक है, प्रश्न संख्या 19 है, 19 है, तो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दिए गए होंगे और दोनों क्वेश्चन आपके ऑप्शन में, यानी आपको क्वेश्चन नंबर 19 में या तो पहला वाला क्वेश्चन करना है या दूसरा वाला। आपको ऐसे मतलब बाहरी तौर पे आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति नहीं है, आपको कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है। जहां आवश्यक हो आप निम्नलिखित भौतिक नियतांकों का उपयोग कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे जो है, जहाँ पे आपको जरूरत होगी वहां पे आपको इन जो आपको यहाँ पे C की वैल्यू है, H E म्यू नॉट, आपको K की वैल्यू दी गई है, Na की वैल्यू दी गई है, तो ये सारी आपको वैल्यूज दी गई है। तो इनका आप जहाँ पे आपका न्यूमेरिकल आता है और इनमें से कोई भी आपकी जो है टर्म आपकी आती है, आप इनमें से उस टर्म का यूज कर सकते। तो ये आपका क्या है, आपका प्रश्न पत्र का जो है ये आपके कुछ जो आपको नियम दिए गए हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो इस तरीके से ये आपको प्रश्न पत्र के जो है प्रश्न दिए गए हैं।
अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है जो कि आपका 1 मार्क्स का, और आप जानते हैं ये क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो आपका जो प्रश्न है ये है, 2 आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है यदि उनके, यानी ऑन कनेक्टिंग 2 चार्ज्ड ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिक सर्किट डज नॉट फ्लो, यानी इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो बिटवीन देम इफ देयर, यानी आपसे ये पूछा गया है जब हम 2 चार्ज्ड ऑब्जेक्ट या 2 चार्ज वस्तुएं हैं उनको आपस में जोड़ देते हैं, तो कौन सा ऐसा टाइम होगा जब उनके बीच में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। आपके जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो ये हैं। पहला है आवेश समान है, यानी आपके जो दोनों चार्जेस है, दोनों चार्ज बॉडी है, उनमें जो चार्ज है वो एक जैसा है। दूसरा, धारिताएं समान है, यानी कैपेसिटीज आर सेम, यानी जो उनकी कैपेसिटी है वो क्या है, एक जैसी है। तीसरा है विभव समान है, यानी पोटेंशियल्स आर सेम, यानी जो उसके पोटेंशियल्स हैं, जो पोटेंशियल है वो एक जैसा है। फोर्थ, प्रतिरोध समान है, यानी रेजिस्टेंस जो है वो एक जैसा है। पहला है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स में चार्ज एक जैसे, दोनों के चार्जेस सेम है, यानी एक आपका +3e है, दूसरा भी आपका +3e, ठीक है। नेक्स्ट है धारिताएं, कैपेसिटी दोनों की सेम है, ठीक है, कैपेसिटी दोनों की बराबर है। तीसरा है दोनों का पोटेंशियल बराबर है, और चौथा है दोनों के बीच में जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, यानी जो उसका रेजिस्टेंस है वो सेम है। तो अगर हम बात करें 2 चार्ज ऑब्जेक्ट की, यानी आपके पास 2 वस्तुएं हैं जो कि चार्ज है, ए एंड बी, और इन दोनों को हमने क्या किया है, कनेक्ट करा है, जोड़ा है, इनको क्या कर दिया, जोड़ दिया है। अब आपको बताना है कि इन दोनों के बीच में कब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। तो बेसिकली जब भी हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, क्लास आप 8th में पढ़ते हैं, 9th 10th में आप पढ़ते हैं, आप इलेक्ट्रिक सर्किट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि आपका जो है किसी भी सर्किट से, कोई भी सर्किट होता है उससे करंट कब फ्लो करता है, जब हम उसमें बैटरी लगाते हैं। तो बैटरी क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। विभव जो है, विभव में अंतर उत्पन्न करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, जैसे कि आप जानते हैं जो आपका सेल होता है उससे आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, एक साइड पॉजिटिव होती है, दूसरी साइड नेगेटिव होती है। तो क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, ये इसके जो दोनों पॉइंट्स है, दोनों एंड है, उसमें एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, जिस कारण क्या होता है, पोटेंशियल क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। तो इसी कारण क्या होता है, आपके चार्जेस मूव करते हैं। तो अगर हम ये बोले कि 2 बॉडी है, उनमें चार्ज कब मूव करेगा, जब दोनों में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो, यानी ए का पोटेंशियल ज्यादा है और बी का पोटेंशियल कम है, तो क्या होगा, ए से बी की तरफ करंट फ्लो होगा। वहीं ये तब तक होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। यानी अगर हम ये बात करते हैं कि हमारे पास 2 चार्ज बॉडी है और उनके बीच में करंट फ्लो नहीं कर पा रहा है या करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल है यानी विभव है वो क्या है, समान है। यानी जो आपका ये प्रश्न है, ये जो क्वेश्चन है, इसका जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन सी है, यानी पोटेंशियल्स आर सेम, यानी विभव समान है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, धातुओं का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता अधिकतर प्रभावित होती है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स आर मोस्टली इफेक्टेड बाय। आपको ये बताना है जो आपकी धातुएं होती हैं, ठीक है, जो आपकी धातुएं होती हैं उनमें जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी है वो किसके कारण इफेक्ट होती है, प्रभावित होती है। पहला आपको ऑप्शन है तापमान से, यानी टेम्परेचर। दूसरा है आपका दाब से, यानी प्रेशर से। तीसरा
चुंबकीय क्षेत्र से यानी मैग्नेटिक फील्ड से, और चौथा आयतन से यानी वॉल्यूम से। आपसे क्या पूछा गया है कि जो आपकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, विशिष्ट प्रतिरोध है, और रेजिस्टिविटी है यानी प्रतिरोधकता है किसी भी धातु की, वो किसके कारण इफेक्ट होती है, किसके कारण प्रभावित होती है। तो जब हम रेजिस्टिविटी की बात करते हैं किसी टेम्परेचर पे, तो हम ये जानते हैं कि ρ T बराबर ρ0 1 प्लस अल्फा टी होता है। तो इससे हमें साफ पता चल रहा है कि जो आपकी रेजिस्टिविटी है वो आपका टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, यानी तापमान पे डिपेंड कर रही है। यानी आपका अगर तापमान ज्यादा होगा तो रेजिस्टिविटी भी आपकी ज्यादा होगी, तापमान कम होगा रेजिस्टिविटी कम होगी। यानी ये क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है आपकी जो मेटल है उसकी रेजिस्टिविटी को। तो अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो जो आपका टेम्परेचर होता है वो आपकी रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है किसी भी धातु की, तो उसको प्रभावित करता है। यानी इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है, जिसे हम क्या कहते हैं? तापमान से या टेम्परेचर से। अब आपका अगला प्रश्न है, गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। यानी अगर कोई आपके पास चार्ज है और वो मूव कर रहा है, वो गति कर रहा है, तो उसके कारण क्या उत्पन्न होता है ये आपको बताना है। पहला हमारा ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, यानी केवल विद्युत क्षेत्र। दूसरा है केवल चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड ओनली। तीसरा है वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। डी है विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों में से कोई नहीं, यानी नन फ्रॉम बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। यानी आपको ये कहा गया है कि आपके पास कोई चार्ज है और वो मूव कर रहा है, वो गतिमान है। तो अगर हम चार्जेस की बात करें, आवेश की बात करें, तो जब भी आपका जो चार्ज होता है, कोई चार्ज बॉडी है, कोई चार्ज है, वो एक जगह पे स्टेशनरी है, एक जगह स्थिर है। ठीक है, एक जगह है, मतलब वो चल नहीं रहा है, वो एक जगह स्थिर है, एक जगह पे जो है आपका स्थिर है, रुका हुआ है। तो हम तब ये कहते हैं कि जो एक चार्ज होता है जो कि स्थिर है, स्टेबल है, वो क्या उत्पन्न करता है? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या उत्पन्न करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत क्षेत्र। वहीं अगर ये जो आपका चार्ज है ये मूव करने लग जाए, ये मूव करने लग जाए यानी गति करने लग जाए, तो जब आपका चार्ज मूव करता है या आपका चार्ज जब गति करने लग जाता है, तो तब क्या होता है? जो आपका चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड यानी वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं, क्योंकि वो मूव कर रहा है। और हमने ये पढ़ा है, आपने ये देखा है जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे कि जब आपका करंट फ्लो करता है तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस होती है। ठीक है, आपने क्लास 10th में पढ़ा है। फिर हमने जब हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि जब आपका करंट फ्लो हो रहा है तो आपकी जो है विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो जब आपकी विद्युत धारा जो है वो उत्पन्न हो रही है, करंट फ्लो कर रही है, यानी चार्जेस मूव कर रहे हैं, उसके कारण क्या हो रहा था? आपके कॉइल से जो है मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न हो रही थी। ठीक है, तो जैसे कि हमने सोलेनोइड का एग्जांपल देखा था, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न हो रही थी। यानी जो आपके चार्जेस है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड भी ही उत्पन्न नहीं करते हैं, वो आपके मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करते हैं। तो आपका जो ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, लेंस का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? यानी आपसे ये पूछा गया है कि जो आपका लेंस लॉ है वो
किसके जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके कंजर्वेशन के ऊपर ये बेस होता है। तो आपके पास ऑप्शन है, पहला आवेश यानी चार्ज, दूसरा एनर्जी यानी ऊर्जा, तीसरा चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स, चौथा द्रव्यमान। अब यहाँ पे लेंस लॉ की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? लेंस लॉ। तो हमने क्या देखा था, जब हम लेंस लॉ पढ़ रहे थे तो हमने लेंस लॉ समझा था कि आप क्या करते हो, जब आपका मूविंग मैग्नेटिक फील्ड, जब आपका कोई मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, वो चेंज हो रहा होता है। वो क्या हो रहा है? चेंज। जैसे कि हम मैग्नेट को मूव कर रहे हैं तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड, जो चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें बदलाव आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, जिस कारण अगर उसके फील्ड के पास कोई हम कॉइल रख देते हैं, कोई कुंडली रख देते हैं, कॉइल रख देते हैं, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होती है। क्या इंड्यूस होती है? ईएमएफ इंड्यूस होती है, आपने पढ़ा था। ठीक है, ईएमएफ क्या होती है? इंड्यूस होती है, करंट इंड्यूस हो जाती है। तो इसमें हमने क्या देखा था कि जब भी आप किसी मैग्नेट को, जैसे कि आपके पास कोई बार मैग्नेट है, सपोज इसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, आप इस नॉर्थ पोल को इस तरीके से रख रहे हो, तो आपका जो ये कॉइल है, जो ये आपका कॉइल है, इसमें आपको किसी भी तरीके का कोई भी आपको ईएमएफ नहीं दिखाई देगा, कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा जब आपका मैग्नेट एक स्टेशनरी पोजीशन में है, यानी एक स्थिर अवस्था में। लेकिन वहीं अगर आप इसके नॉर्थ पोल को इसके पास लेके जाते हो तो क्या हो रहा है? अब ये जो आपका मैग्नेट है, ये क्या करता है? आपका मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। और जैसे ही आप इसको इस जो ये कॉइल है इसके पास लेके जाते हो, तो क्योंकि जो ये कॉइल है ये इसके मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आ रहा है, तो जो ये कॉइल है इसमें क्या हो रहा है? आपका ईएमएफ जनरेट होता है, क्योंकि आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बदल रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, जिस कारण आपका जो ये कॉइल है इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। अब हम बात करते हैं जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो हमने क्या देखा था कि आपका जो नॉर्थ पोल है, इसके कारण इस जो ये कॉइल है या कुंडली है, जो तार की कुंडली है या कॉइल है, वायर की कॉइल है, इसमें क्या हो रहा है? ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो बेसिकली क्या होता है, जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है वो क्या करता है, जिसके कारण वो उत्पन्न हो रहा है या वो इंड्यूस हो रहा है, उसके ऑपोजिट वो काम करता है, उसके ऑपोजिट काम करता है। यानी कि जब हम नॉर्थ पोल को इस जो ये कॉइल है इसके पास लेके आएंगे, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, किसके कारण हो रहा है? नॉर्थ पोल के कारण। तो यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगी, जो करंट इंड्यूस होगी, वो जो धारा इसमें इंड्यूस होगी, वो क्या करेगी? इस नॉर्थ पोल का अपोज करेगी, इसके अगेंस्ट काम करेगी, इसके विपरीत वो कार्य करेगी। तो कैसे करेगी? जब वो यहाँ पे साउथ पोल जनरेट करेगी, तो साउथ पोल जब वो जनरेट करेगी, यानी कि जो इसमें ईएमएफ है या जो करंट इसमें इंड्यूस हुआ है, वो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। क्या करेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। इसी तरीके से जब हम लेंस लॉ पढ़ रहे थे तो हमने फिर जो है, जब इसे ऑपोजिट किया था, आपका जो मैग्नेट था, इसको जब हमने क्या किया, जो आपका साउथ पोल है उसको अगर हम इस कॉइल के पास लेके गए तो हमने क्या देखा कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो आपकी जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही है, यानी यहाँ पे नॉर्थ पोल जनरेट होता है। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम मैग्नेटिक जो फील्ड है और जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, या हम इलेक्ट्रिक फील्ड की या मैग्नेटिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका लेंस लॉ था। फिर हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि आपका जो लेंस लॉ होता है वो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ आपका जो एनर्जी होता है उसके ऊपर ये काम करता है। ठीक है, तो जो आपका ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो आपका है ऊर्जा यानी एनर्जी, यानी जो आपका लेंस लॉ होता है वो जो एनर्जी है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसके ऊपर वो कार्य। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नियम को मैक्सवेल ने विस्थापन धारा को लागू
करके संशोधित किया था, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज वाज मॉडिफाइड बाय मैक्सवेल बाय इंट्रोड्यूसिंग द डिस्प्लेसमेंट करंट। यानी आपको बताना है वो कौन सा नियम था जिसमें मैक्सवेल ने जो है आईडी यानी डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट लगा के उसको मॉडिफाई किया था, उसमें संशोधन किया। तो पहला ऑप्शन है आपका गॉस लॉ, दूसरा है आपका एम्पियर्स लॉ, तीसरा है आपका बायट-सेवर्ट लॉ और चौथा है नन ऑफ दिस, यानी गॉस का नियम, एम्पियर का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम मैक्सवेल की बात करें तो मैक्सवेल ने क्या किया था, आपका जो है इन्होंने क्या किया था कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो निकाला था, क्योंकि आपके कैपेसिटर के बीच में उन्होंने बताया था। क्योंकि इन्होंने जब इस एक्सपेरिमेंट को जब है एक एक्सपेरिमेंट था उसे जब उन्होंने करा तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वहां से भी ये करंट फ्लो कर रही है और उन्होंने उस करंट को आईडी यानी डिस्प्लेसमेंट करंट नाम दिया था। तो बेसिकली उन्होंने जो है जो मॉडिफिकेशन किया था वो एम्पेयर सर्किटल लॉ के ऊपर किया था, जो कि आपका था इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट IC। ठीक है, तो बेसिकली पहले क्या था, जो आपका एम्पेयर सर्किटल लॉ था वो आपका कुछ इस तरीके से था, यानी इंटीग्रेशन बी नॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई। पर उन्होंने क्या किया, आईडी यानी डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट इसमें ऐड किया। तो जो फॉर्मूला बना था फिर आपका इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी बना था, जिसमें आपका IC जो है वो कंडक्शन करंट है और ID क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट। यानी जो आपका ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो आपका एम्पेयर्स लॉ हो। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न जो है वो ये है, वायु के सापेक्ष कांच और जल के अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 और 4/3 है। कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ RI ऑफ ग्लास एंड वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर आर 3/2 and 4/3 respectively. The RI of glass with respect to water is। तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं, पहला है 8/9, सेकंड है 9/8, थर्ड है 7/6 और फोर्थ है आपका 2। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, किसका, आपका जो है ग्लास का एयर के साथ और ग्लास का वाटर का एयर के साथ। तो हमें क्या दिया गया है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, विद रिस्पेक्ट टू एयर आपको दिया गया, कितना दिया गया है, 3/2। और इसी तरीके से जो है आपका जो अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर दिया गया है, कितना दिया गया है आपका, 4/3। अब आपको क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ऑफ ग्लास यानी कांच का विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वाटर के रिस्पेक्ट में आपको अपवर्तनांक निकालना है। तो आप किस तरीके से निकालेंगे, आप क्या करेंगे, जो आपका ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, ठीक है, पहले आपका ग्लास का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी आपको अपवर्तनांक जो है कांच का जो कि आपके हवा के सापेक्ष है, ठीक है, और अपवर्तनांक पानी का जो कि आपके वायु यानी एयर के सापेक्ष है। तो वो आपको इस तरीके से लिखना है। अब आपका जो ग्लास का और एयर का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो 3/2 है। वहीं अगर हम बात करें वाटर का
एयर के यानी जो पानी है, जल है, उसका वायु के सापेक्ष 4/3 है। अब ये जो है ये आपका हो जाएगा 3/2 इंटू 4 आपका नीचे होगा, 3 ऊपर हो जाएगा, यानी 9/8। तो हमारा जो आंसर आया है इस क्वेश्चन का वो आपका 9/8 आया है। यानी ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी 9/8। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है 92U238 नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन निहित हैं? हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर कंटेन इन 92U238? अब आपके ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है 92, दूसरा है 146, तीसरा है 238 और चौथा है आपका 0। तो जैसे कि जब भी हम किसी भी एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, आप जानते होंगे कि जो लेफ्ट में ऊपर की तरफ लिखते हैं उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, और जो नीचे की तरफ होता है वो उसका मास नंबर हो। ठीक है, यानी ऊपर आपका जो है ये एटॉमिक नंबर है 92 और 238 आपका मास नंबर। और आप ये जानते हैं कि जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी बराबर होते हैं। तो अगर हम इस केस की बात करें 92U238 की, तो इस केस में जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आपके ऑप्शन ए यानी 92 है। तो यानी इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन ए 92। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है, जो आपका अगला क्वेश्चन है वो ये है, पी टाइप अर्धचालक में धारा का चालन होता है। करंट कंडक्शन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज, आपके ऑप्शन है परमाणु द्वारा बाय एटम्स, दूसरा है होल या कोटर द्वारा बाय होल्स, तीसरा है इलेक्ट्रॉनों द्वारा यानी बाय इलेक्ट्रॉन, और चौथा है प्रोटॉन द्वारा यानी प्रोटॉन। तो आपसे ये पूछा गया है कि जो आपके पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, पी टाइप अर्धचालक होते हैं, उसमें जो धारा का जो चालन होता है या करंट का कंडक्शन होता है वो किसके कारण होता है। अगर हम एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो हमने ये पढ़ा है कि जो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ठीक है, इसमें जो आपका कंडक्शन होता है वो बेसिकली किसके मूवमेंट की वजह से होता है, आपके इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट। वहीं अगर हम पी टाइप की बात करें तो पी टाइप में आपके जो आपके होल्स होते हैं, ठीक है, होल्स होते हैं, उनके कारण होते हैं। क्यों होता है? क्योंकि अगर हम एन टाइप की बात करें तो एन टाइप जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है, वहीं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में आपके होल्स की संख्या ज्यादा होती है। तो जब भी कंडक्शन होता है तो हमें ऐसा लगता है पी टाइप सेमीकंडक्टर में कि जो आपके होल्स हैं वो मूव कर रहे हैं। वहीं अगर हम एन टाइप की बात करें तो एन टाइप में हमें, क्योंकि ज्यादा संख्या आपके इलेक्ट्रॉन्स की है, तो हमें ऐसा लगता है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं और उन्हीं के कारण जो है करंट का कंडक्शन हो रहा है। तो आपका जो ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन बी यानी होल या कोटर द्वारा यानी बाय होल्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आपका अगला प्रश्न है जो कि आपका 1 मार्क्स का प्रश्न है। अभी तक हमने क्या किया, हमने जो है जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन थे, ठीक है, आपके 8 क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए हैं। अब हम जो है अपने जो 1 नंबर के जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनकी तरफ अब हम चलते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, वो एक न्यूमेरिकल है और आपका जो ये क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से है। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का तात्कालिक जो है बल, तात्कालिक जो आपका बल है E बराबर 300 sin 314 t द्वारा दिया जाता है। आपको क्या बताना है, आपको आरएमएस वैल्यू बतानी है ईएमएफ की, यानी द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ ऑफ एन एसी सोर्स इज गिवन बाय E इक्वल्स टू 300 sin
314t, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। तो ये हमें दिया गया है, तो इसमें हमें क्या दिया गया है, ई की वैल्यू दी गई है जो कि आपकी ई बराबर 300 साइन 314t है। अब हम ये जानते हैं कि ई बराबर आपका ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, ठीक है, जो आपकी इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, समीकरण 1 और 2 से हमें क्या पता चलता है कि जो आपका ई नॉट है इसकी वैल्यू 300 है, ठीक है, और जो आपका ओमेगा है इसकी वैल्यू आपकी 314। अगर हम आरएमएस की बात करें, आरएमएस वैल्यू की बात करें, तो हम ये जानते हैं कि जो आपका ई आरएमएस होता है वो बराबर होता है ई नॉट बाय रूट 2 के। तो यहाँ पे ई नॉट आपका 300 है अपॉन रूट 2। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो अगर हम सॉल्व करते हैं इसे, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 212.164 वोल्ट, यानी 212.164 वोल्ट। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन में जो है आपका ई आरएमएस की वैल्यू आप निकालेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका जो अगला प्रश्न है वो ये है, यदि स्लिटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो यंग के प्रयोग में व्यतिकरण फ्रिंजों की कोणीय चौड़ाई किस प्रकार परिवर्तित होती है। हाउ डज द एंगुलर विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस चेंज इन यंग्स एक्सपेरिमेंट इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज इंक्रीज। यानी आपको क्या बताना है कि अगर जो आपका यंग का एक्सपेरिमेंट है उसमें अगर हम जो है फ्रिंज के बीच की जो दूरी है, इंटरफेरेंस फ्रिंज के बीच की जो दूरी है, उसे अगर हम बढ़ा दें तो एंगुलर विड्थ यानी कोणीय चौड़ाई में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना। तो अगर हम बात करें एंगुलर सेपरेशन की, ठीक है, एंगुलर विड्थ की अगर हम बात करें, तो जो हमारा यंग का एक्सपेरिमेंट है उससे हमने देखा था कि अल्फा बराबर आपका लैम्डा बाय डी होता है, जहां आपका अल्फा जो है वो आपका एंगुलर सेपरेशन है, लैम्डा जो है वेवलेंथ है लाइट की, और डी क्या है, डिस्टेंस है स्लिट के बीच। तो अब आप इस रिलेशन से देख सकते हैं कि अगर हम स्लिट की जो चौड़ाई है, उसकी जो चौड़ाई है, उसकी जो विड्थ है, अगर हम उसे बढ़ा देते हैं तो आपका जो अल्फा है वो कम हो जाए। यानी अगर आप क्या करें, जो आपकी स्लिट है उनके बीच की दूरी को हम बढ़ा दें तो हमारा जो एंगुलर विड्थ है या कोणीय चौड़ाई है वो कम हो जाए। तो आपका जो ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर है आप इस तरीके से लिखेंगे, द एंगुलर सेपरेशन ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस अल्फा बराबर लैम्डा बाय डी डिक्रीजेस एज द डिस्टेंस डी बिटवीन द स्लिट्स इंक्रीजेस। व्यतिकरण फ्रिंजों का कोणीय पृथक्कीकरण जो है दूरी डी के रूप में घटता है, स्लिट के बीच की अगर वृद्धि हुई है, यानी जो आपके स्लिट है उनके बीच में की जो दूरी है अगर उसमें वृद्धि हुई है तो आपका जो अल्फा है यानी कोणीय जो चौड़ाई है, ठीक है, जो आपकी क्या है कोणीय चौड़ाई है या उसका जो पृथक्कीकरण है या सेपरेशन है वो क्या हो जाएगा, आपका कम होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बच्चों
आई होप जो मैंने आज आपको क्वेश्चंस कराए आपको समझ में आ गए होंगे, आपने इन्हें ध्यानपूर्वक सुना होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम इसके आगे के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।